प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने ही यूट्यूब चैनल आपकी पाठशाला में। बच्चों आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंस के एमसीक्यूज क्वेश्चन के बारे में। जी हाँ बच्चों, ठीक सुना आपने, क्योंकि आपके जो 30 क्वेश्चन एमसीक्यूज के आएंगे वो आज के इसी वीडियो से सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो ये आज का देख लीजिएगा तो आपके 30 नंबर 110% लिखित ले लीजिए, आपका फिक्स है। इन्हीं क्वेश्चन से आएगा। मैं आपको 42 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा आपके साथ में और एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेगा। 100% यानी 30 में 30 आपके क्वेश्चन फिक्स होंगे। इसको चाहे रट लो, चाहे लिख लो, चाहे जैसे करके आप ध्यान रखिए। देखिए एक बात कहना चाहूंगा कि मुश्किल और भी बढ़ा दीजिए, मैं फिर भी आगे बढ़ता रहूंगा और मुझे हार की परवाह नहीं, मैं तो जी जान से लड़ता रहूंगा। बच्चों इसी सोच के साथ आपको भी आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए करते हैं शुरू, क्योंकि इस वीडियो के बाहर एमसीक्यूज आपके एक भी नहीं आने वाले हैं और देखिए एकदम डिटेल्ड में आपको समझाऊंगा भी। देखिए कह रहा है, पहला क्वेश्चन है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। पहली बात तो ध्यान से समझ लेना इसको, ये कहता है असत्य यानी कि गलत है कौन सा। तो ध्यान देना, ये यहाँ पे लिखा हुआ है PbO अर्थात लेड ऑक्साइड है और प्लस कार्बन के साथ में यहाँ ये रिएक्ट करता है तो लेड दे देता है और साथ ही साथ में कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है। तो लेड ऑक्साइड जो है यहाँ पे इसके साथ देखिए, लेड ऑक्साइड क्या कर रहा है, सिर्फ जो है लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट जा रहा है, अर्थात लेड ऑक्साइड का क्या हो जा रहा है, आपका ऑक्सीजन हटने का मतलब अपचयन हो जा रहा है, यानी कि लेड ऑक्साइड अपचयित हो जा रहा है, यानी कि डी वाला ऑप्शन सही लिखा हुआ है, यानी कि राइट है। और दूसरी बात है कार्बन के साथ में देखिए, ये यहाँ पे कार्बन जो है, कार्बन के साथ जो है ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे कार्बन का क्या हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट। अपचयन का मतलब या अपचयित का मतलब रिडक्शन होता है, रिडक्शन, और उपचयित का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो ध्यान से समझना। अब यहाँ पे दो बातें तो सही हो गई, यानी कि तीसरी और चौथी बात सही है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि पहला ऑप्शन सीसा अपचयित हो रहा है, ये बिल्कुल गलत बात है बच्चों, सीसा अपचयित नहीं हो रहा है। और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, ये भी गलत बात है। तो इसका मतलब पहला और दूसरा ये जो है हमारा यही गलत है। ऑप्शन नंबर 1 आपका इसके लिए करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चों, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखो, Fe2O3 लिखा हुआ है, आयरन ऑक्साइड है। Fe2O3 मैं यहाँ करेक्ट लिख देता हूँ, Fe2O3 प्लस Al यानी एल्यूमिनियम लिखा हुआ है और इसके दो मॉलिक्यूल्स हैं, ये दे देता है Al2O3 और प्लस ट्वाइस Fe, राइट। इस तरह से ये आपको ये रिएक्शन है। आपसे पूछ रहा है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। बच्चों आपको मैं एक फॉर्मूला बता देता हूं। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, दो या दो से अधिक यौगिक मिल करके एक तीसरा यौगिक बना देते हैं। अगर इस किस्म का कोई रिएक्शन दिख रहा है तो वो संयोजन अभिक्रिया। और उसके बाद द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान जहां पर होता है वहां द्विविस्थापन होता है। और वियोजन अभिक्रिया संयोजन का ठीक उल्टा होता है। जैसे कोई एक यौगिक है, वो किसी के कारण बस जो है टूट करके बी और ए दो अलग अलग या दो से अधिक तत्वों में टूट जाता है, तो इसको हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यौगिक सी यहाँ पे टूट करके ए और बी में टूट गया तो ये वियोजित यानी कि अपघटित हो, अपघटित या वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। विस्थापन का मतलब क्या होता है कि कोई एक, जैसे इसमें देखिए Fe2O3 है, आयरन ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ने इसके साथ रिएक्ट किया तो आयरन को क्या किया, भगा दिया और उसकी जगह ले लिया Al2O3 यानी कि एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन गया और आयरन यहाँ पे हट गया तो उसकी जगह ले ली यानी उसे विस्थापित कर दिया। तो आपको बता दें विस्थापन होता कैसे है, तो बच्चों उसके लिए एक होता है अभिक्रियाशीलता श्रेणी। अभिक्रियाशीलता, क्रियाशीलता श्रेणी, इसको मैं जो लिख रहा हूं इसको याद रखिएगा, इस श्रेणी को, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अपनी कॉपी में भी लिख लीजिएगा। सबसे अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ रहेगा पोटेशियम, उसके बाद सोडियम रहेगा, इन पदार्थ को लिखते रहिएगा। फिर उसके बाद आपका लिथियम आ जाएगा, फिर कैल्शियम आ जाएगा, फिर Mg आ जाएगा, मैग्नीशियम Ca है। मैग्नीशियम के बाद आपका एल्यूमिनियम आ जाता है। एल्यूमिनियम के बाद हमारा आ जाएगा जिंक। जिंक के बाद आपका आ जाएगा आयरन। आयरन के बाद आपका स्टेनस यानी कि इसको टिन भी कहते हैं, Sn स्टेनस। उसके बाद लेड आ जाएगा Pb। उसके बाद हम लोग हाइड्रोजन मिलता है जो कि एक अधातु है, आप जान ही रहे हैं। उसके बाद जो है फिर
कॉपर मिल जाएगा Cu, फिर मिल जाएगा Ag सिल्वर चांदी यानी कि, और उसके बाद Au गोल्ड हो जाएगा, और फिर उसके बाद प्लेटिनम Bt मिल जाता है। तो जैसे जैसे आप नीचे जाते हो वैसे वैसे अभिक्रियाशीलता घटती जाती है, राइट। तो ऊपर जो है प्लस है और नीचे जैसे जैसे जाओगे वैसे अभिक्रियाशीलता घटती चली जाती है। तो अब आपको देखना क्या है, देखिए यहाँ पे Fe की बात कर रहा है। Fe कहाँ पे है? Fe हमारा ये रहा। Fe जो है डिस्प्लेस हो जा रहा है किससे? एल्यूमिनियम से। तो आपको देखना पड़ेगा एल्यूमिनियम जो है Fe के ऊपर है, अर्थात Fe से अधिक अभिक्रियाशील है। तो कौन किसको विस्थापित करता है बच्चों? जो ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व रहेगा वो अपने से कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को क्या कर देता है? हटा देगा, विस्थापित कर देता है। तो इसको याद रखिएगा। इस पर अभी बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे और बनते भी रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए लौह चूर्ण की बात कर रहा है, यानी कि Fe आयरन की बात कर रहा है, राइट। अब यहाँ पे कह रहा है आयरन जो होता है, आयरन तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl के साथ में अभिक्रिया करके दे देता है। अगर यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं तो यहाँ पे हमको मिल जाता है FeCl2 यानी कि आयरन क्लोराइड, और साथ में क्या मिल जाएगा? H2 हाइड्रोजन गैस मिल जाता है। तो आपको क्या मिल जाएगा? FeCl2 यानी कि आयरन क्लोराइड, तो और उसके साथ में हम लोगों को क्या मिल जाता है? हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है बच्चों, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। ध्यान से समझना, पीएच स्केल को मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो पीएच स्केल इस तरह से एक स्केल होती है जिसके मिडिल में यहाँ पे आपका 7 रहेगा, और इधर से जो है 1 2 3 4 5 6 1 7 8 9 10 11 12 13 14, राइट। यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 तक ये मार्क्स रहते हैं। अब होता क्या है, ये जो 7 होता है बच्चों, 7 ये हमारा क्या होता है? उदासीन होता है। ये क्या होता है? उदासीन। अगर किसी विलयन का मान 7 है तो वो उदासीन रहेगा। अब 7 से ही अगर ये बाईं तरफ आते हो तो इसका कलर की बात करें तो ये रेड कलर का होता है, और 7 से अगर दाहिनी साइड में जाते हो तो ये आपका ब्लू कलर की पट्टी मिलती है, राइट, यहां से इस तरफ। अब होता क्या है, ये आपका जो दाहिनी तरफ होता है ये आपका क्षारीय विलयन को प्रदर्शित करता है, और ये अम्लीय विलयन को प्रदर्शित करता है। तो अब यहां पे ध्यान देना, अगर किसी का पीएच 7 से कम है इसका मतलब वो कैसा विलयन होगा? अम्लीय। अगर किसी विलयन का पीएच 7 से अधिक है तो वो क्षारीय, और अगर 7 है तो उदासीन। अब पूछ रहा है कि लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो भैया लाल को बना देता है नीला, तो ध्यान दे देना रेड को बना देता है ब्लू। तो इसका मतलब क्या हुआ? लाल से बन जाता है ब्लू, यानी कि वो चीज कैसा है? आपका क्षारीय है, राइट। और क्षार है तो जाहिर सी बात है इसका पीएच स्केल 7 से बड़ा होगा। तो 7 से बड़ा सिर्फ और सिर्फ डी में है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इसी तरह से इसका उल्टा भी होगा कि अगर नीले लिटमस को लाल कर देता है यानी ब्लू को अगर आपको कर देता है रेड, इसका मतलब वो होगा अम्लीय। तो अम्लीय होगा तो 7 से कम होगी। अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पे देखिए कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच, ध्यान से देना, अंडे का जो पिसा हुआ कवच होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। में जो नाम बोल रहा हूं उसको ध्यान देना। इससे अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न कर देता है, राइट। कोई विलयन है, उस विलयन का नाम नहीं पता, इसमें से आपको पता करना है। तो कौन सा विलयन है जो इसके साथ अभिक्रिया करके एक ऐसी गैस उत्पन्न कर देता है जो चूने के पानी को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस कहते हैं। इसके साथ ऐसी कौन सी गैस है जो रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में जल यानी H2O निकाल देती है? और ये ऐसा होता क्या है कैल्शियम कार्बोनेट? अब आपको पता होना चाहिए कि चूने के पानी यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है, CaCO3 बनाती है, और H2O आपका पानी निकल जाता है। तो यानी कि यहां पर CO2 गैस बननी चाहिए, CO2 गैस बननी चाहिए। तो ऐसा कौन है? तो HCl ही एकमात्र इस तरह से है आपका। तो HCl से जब आप रिएक्ट कराते हो तो यहां पे देखिए क्या मिल जाएगा। इसको HCl के हमको मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं 2, राइट। तो क्या मिल जाएगा? CaOCl2 CaOCl2 प्लस CO2 प्लस H2O, राइट। इस तरह से हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो गैस मिलती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, अर्थात हमको क्या लेना है? हमको लेना है HCl।
तो सही आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। याद है आपको, इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग चूना पत्थर या खड़िया या संगमरमर भी कहते हैं। याद रखना ये सब चीजों को, राइट, इसी का नाम है। और CaCO ये क्या है आपका, ये है आपका ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला, राइट। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, NaOH का 10 ml HCl जो है के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। ये क्या है आपका, बेस है, यानी कि क्षार है, राइट। और जो HCl है ये क्या है बच्चों, अम्ल है। तो अम्ल और क्षार जब मिलते हैं तो क्या बना देते हैं, नमक और प्लस का पानी बना देते हैं। और ये अभिक्रिया जो है ये क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, राइट। बच्चों उम्मीद करता हूं कि आपको मैंने काफी मेहनत करी हुई है और आप भी अगर देख रहे होंगे तो आपको भी चीजें समझ में आएंगी ही जरूर। देखिए जिस अनुपात में ये इसको न्यूट्रलाइज कर रहा है उसी अनुपात में इसने क्या कहा कि NaOH को 20 ml कर दिया गया, यानी कि 10 का 2 गुना कर दिया गया। तो HCl के भी हमको 2 गुने चाहिए होंगे, तो 8 दूनी 16 ml HCl की जरूरत पड़ेगी उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो सही आंसर क्या बनेगा, 16 ml। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अपच, जिसको बदहजमी भी कहते हैं, यानी कि एसिडिटी भी इंग्लिश में कह सकते हो, और का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी औषधि का, तो एसिडिटी यानी कि एसिडिक है तो एंटी एसिड, यानी कि जो एंटी एसिड होगा उसका यूज करेंगे, एंटासिड। ये आपका ऑप्शन नंबर सी। एंटीबायोटिक बिल्कुल नहीं, एनाल्जेसिक ये भी नहीं, पीड़ाहारी, एंटीसेप्टिक भी नहीं होगा, तो एंटासिड यानी कि एसिड का उल्टा, यानी कि जो बेस जिसमें रहता हो वो। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए। फिलहाल ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसको कट कर दीजिए, राइट। ये क्वेश्चन कट कर दीजिए, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, यानी कि एक क्वेश्चन और भी कम हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया, युगल का मतलब होता है द्वि, राइट, यानी द्वि विस्थापन, युगल को ध्यान देना, युगल मतलब दो होता है, द्वि विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, इसमें से कौन सा, राइट। अब पहली बात तो इसमें विस्थापन होना चाहिए, तो विस्थापन कौन किसको विस्थापित करेगा, देखिए बच्चों पहले इस क्वेश्चन को सही कर लीजिए। MgCl2 यहाँ पे लिखा हुआ है, FeSO4 है यहाँ पे रहेगा, और AgNO3 रहेगा, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट है, राइट। तो यहाँ पे देखिए सिल्वर नाइट्रेट, ये जो AgNO3 है, इसमें से कॉपर Cu जो है, जब Cu रिएक्ट करेगा इसके साथ में तो Cu इसको रिप्लेस करेगा, यानी इसमें विस्थापन होगा। और यहाँ पर देखिए सिल्वर Ag है, Fe के साथ में है, तो Fe जो है, ये सिल्वर Ag जो है वो कभी भी इसको विस्थापित नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम भी विस्थापित नहीं कर पाएगा। और कॉपर Cu जो है वो भी नीचे है सोडियम से, तो ये भी विस्थापित नहीं कर पाएगा। ऊपर जो है आप जो है ये जो श्रेणी बनाए हुए हैं हम, अभिक्रियाशीलता की श्रेणी आपको बताए हैं, इसको आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे जो हमारा इस अभिक्रियाशीलता श्रेणी को देख लीजिए, यहां से आपको पता चल जाएगा कि ये जो कॉपर है ये Ag को विस्थापित कर देगा, सिर्फ और सिर्फ जो सिल्वर नाइट्रेट है उसमें से कॉपर को विस्थापित, यानी विस्थापन सिर्फ और सिर्फ कॉपर के साथ में ही हो पाएगा, तो द्विविस्थापन इसी के साथ में होने वाला है। तो सही आंसर बच्चों हमारा डी वाला ऑप्शन होगा, AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु, बाकी कोई भी नहीं होगा। 10वां क्वेश्चन है, लोहे के फ्राइंग पैन जो होते हैं उसको जंग से बचाने के लिए हम कौन सी विधि का उपयोग करते हैं या उपयुक्त होती है, तो बच्चों जिंक की परत चढ़ा करके हम लोग उसको गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस भी बोलते हैं। तो जिंक की परत चढ़ा करके हम लोग फ्राइंग पैन को जो है जंग लगने से बचा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलेय है, यह तत्व क्या हो सकता है, तो ये आपको बताना है कि यह तत्व क्या हो सकता है, राइट। तो ये तत्व कौन सा होगा, कैल्शियम इसका सही आंसर है। कैल्शियम ही जो है ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके उच्च गलनांक वाला एक यौगिक निर्मित करता है, और ये यौगिक जल में विलेय भी होता है। सही आंसर क्या होगा, कैल्शियम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, सब आंसर याद रखिएगा। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन यानी SN स्टेनस जिसको बोलते हैं, इसका लेप क्यों होता है, जिंक मतलब Zn। तो आपने ऊपर में फिर देखा होगा कि जो SN है, SN जो है अभिक्रियाशीलता की श्रेणी में नीचे आता है और जिंक जो है ऊपर आता है, अर्थात जिंक जो है SN से ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, राइट।
जिंक जो है एसएन से ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, यानी कि एसएन कम अभिक्रियाशील होता है। तो हम लोग इसका सही आंसर क्या लगाएंगे कि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, राइट। तो इसी वजह से हम लोग जो खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप लगाते हैं, क्योंकि टिन जो है टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अपक्रियाशील है। ये वाला ऑप्शन सही लगाएंगे। ये भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको कहां जाना पड़ा, अपक्रियाशीलता की श्रेणी में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें कितने सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध का मतलब जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं उनकी संख्या कितनी है। तो देखिए C और C इस तरह से जुड़ा हुआ है और कार्बन इस तरह से हमने जोड़ देंगे यहाँ पे, तो ये H इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जब बनाएंगे आप जो है तो इस तरह से आपको बनेगा। तो यहाँ कोवैलेंट बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा 7 सहसंयोजक बंध हैं। तो इसका जब भी आप जो है स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको जितने भी सिंगल बॉन्ड दिखते हैं उन्हीं को कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, वो आपके आंसर हो जाएंगे। ब्यूटेनॉन, ओन की आ रहा है, ओन, ऑन, राइट, ओन। तो ये आपका किस में आता है, कीटोन में। कीटोन में उच्चारण क्या होता है, ओन। तो आंसर सही हो जाएगा कीटोन। कीटोन का जो फॉर्मूला होता है वो सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, राइट। इस तरह से कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला होता है CO, राइट। और इसका CHO, राइट। तो इस तरह से होगा। और कार्बोक्सिलिक COOH, राइट। COOH जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का रहेगा और आपका एल्कोहल का OH रहता है, सिंगल बॉन्ड OH। तो ये सब भी आपको याद रखने हैं। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि ईंधन जो है पूरी तरह से जल नहीं रहा होता है, जिससे क्या होता है, कार्बन का उत्सर्जन ज्यादा होता है, जिस कारण से वो उस पर चिपक करके ब्लैक कलरिश हो जाता है। मनुष्य में वृक्क जो होता है, किडनी जिसको कहते हैं, एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है बच्चों, तो उत्सर्जन से संबंधित है किडनी। अगला क्वेश्चन है, पादप में जो जाइलम होता है वो किसके लिए उत्तरदायी होता है। तो बच्चों पादप जो है वो जल का वहन यानी परिवहन करता है। और ये देखिए दो प्रकार की नसें होती हैं जैसे पादप यानी कि पौधों में, एक जाइलम और एक फ्लोएम, राइट। फ्लोएम का काम क्या होता है बच्चों, फ्लोएम भोजन का वहन करता है। तो पादप में जो जाइलम जो नस होती है या पाइप होती है वो क्या करती है, मिनरल्स लेती है, जड़ों के थ्रू जो है मिनरल्स और वाटर को लेकर के पत्तियों तक पहुंचाती है। और फ्लोएम क्या करती है, जो पत्तियां भोजन बना रखती हैं उसको बाकी सभी पार्ट्स तक जो है भोजन को पहुंचाने का काम करती है फ्लोएम। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सपोषी पोषण के लिए बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश सब जरूरी होता है। ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगले क्वेश्चन में देखिए, पायरुवेट का विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया कहां पर होती है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, याद रख लीजिए, रट्टा मार जाइए। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े 20 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो बच्चों थायरॉक्सिन जो है ये आपका सॉरी यहाँ पे गलती हो गई बच्चों, साइटोकाइनिन ये जो है आपका एक पादप हार्मोन है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 21 नंबर, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को बच्चों सिनेप्स बोलते हैं, सिनेप्स, राइट, याद रखिएगा। मस्तिष्क उत्तरदायी किसके होता है, सोचने के लिए भी, हृदय स्पंदन, शरीर संतुलन, उपरोक्त सभी इसमें सही हो जाएगा, सभी चीजों के लिए उत्तरदायी होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किसमें होता है तो बच्चों ईस्ट जो होता है, ईस्ट में जो अलैंगिक जनन होता है वो मुकुलन, जिसको इंग्लिश में बडिंग बोलते हैं, BUDDING, बडिंग के द्वारा होता है, यानी कली बनती है। अमीबा में जो है बाइफ्यूजन होता है, यानी कि द्विविखंडन होता है। और उसके बाद प्लाज्मोडियम में मल्टी फिजियन होता है, यानी कि बहुविखंडन होता है। और लेशमानिया में भी बाइफिजियन होता है। अगले क्वेश्चन में देखिए 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं पूछ रहा है, ध्यान देना, नहीं। अंडाशय होता है, गर्भाशय होता है, शुक्रवाहिका, डिम्बवाहिनी होती है, शुक्रवाहिका नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, परागकोश में क्या होते हैं। तो परागकोश में क्या होते हैं बच्चों, पराग कण होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 26 नंबर, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया सकता। तो बच्चों मिट्टी से लेंस नहीं बन सकता, बाकी जल का भी, कांच और प्लास्टिक सबसे लेंस बन सकता है। आगे क्वेश्चन है अगला, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति कहाँ होगी। तो बच्चों P और F के बीच में होती है, तो आंसर सही होगा डी वाला, P और F के बीच में। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उत्तल लेंस के सामने उसको हम कहां रखेंगे। तो सही आंसर है
सही आंसर इसका बन जाएगा फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर, ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है किसी गोलीय दर्पण तथा पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर, दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या होंगे? तो बच्चों देखिए, दर्पण तथा लेंस जो है वो क्या होंगे? तो हमको पता है कि अवतल जो दर्पण होता है, अवतल लेंस, इसकी फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है, यानी कि लेंस हमारा आपका क्या बन जाएगा? लेंस हमारा अवतल बन गया। और जाहिर सी बात है कि अगर दर्पण की बात करेंगे तो वो भी आपका इसी तरफ में फोकल डिस्टेंस बनती है, वो भी नेगेटिव होगी। तो दोनों अवतल, आपका ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों अवतल होंगे, लेंस भी अवतल होगा और दर्पण जो लेंस भी अवतल होगा और जो दर्पण होगा वो भी अवतल होगा। 30 नंबर क्वेश्चन पे, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, वो संभवतः दर्पण कैसा होगा? तो बच्चों दो केसेस होती हैं, ये आपका एक तो समतल दर्पण हो सकता है, दूसरा आपका उत्तल दर्पण हो सकता है, राइट। तो इस तरह से हमको ये सही आंसर क्या मिलेगा? या तो समतल अथवा उत्तल। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, इसमें से कई क्वेश्चन आपके आकांक्षा क्वेश्चन में भी आते हैं, आकांक्षा एग्जाम में भी, राइट। तो बच्चों अगर वीडियो आपके काम का लग रहा होगा तो आप जो है इसको हल्के में तो लेंगे नहीं फिलहाल, क्योंकि इन्हीं में से ही आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा, चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी करके रख लीजिएगा। इसमें देखिए, किसी शब्दकोश डिक्शनरी में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस लेना पसंद करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, अब उसमें क्या होता है, छोटा आपको अक्षर रहता है तो उसको हमको क्या करना है? बड़ा बना देना है, राइट। तो बड़ा कौन बनाता है भैया? अवतल लेंस बनाता है। तो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस आपको लेना होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए, मानव नेत्र अभिलेंस लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या होता है बच्चों? एकोमोडेशन पावर बोलते हैं इसको, समंजन क्षमता। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? तो बच्चों दृष्टिपटल कहते हैं। अब आपको बताना है दृष्टिपटल का दूसरा नाम क्या है। अच्छा, मैं ही बता देता हूं, इसी को बच्चों रेटिना भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रेटिना भी कहते हैं। तो याद रहना चाहिए आपको। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन यानी साफ देखने की अल्पतम या न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। तो ये मीटर लिखा हुआ गलत है, ये 2.5 सेंटीमीटर गलत है, 25 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। 35 नंबर, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा कर सकते हैं? जो आंख का लेंस होता है उसकी फोकल डिस्टेंस को हम पक्षमाभी पेशियों के द्वारा चेंज कर सकते हैं। ये मस्कुलर जो होती हैं, सिलियरी मसल्स भी बोलते हैं, ये जो है दाब डाल करके, यानी कि ये संकुचित हो जाती हैं और फैल सकती हैं, इनकी ये खासियत होती है। तो जब ये संकुचित होती हैं तो आपका जो अभिनेत्र लेंस है वो उस पर दबाव पड़ता है और उसकी फोकल जो उसकी रेडियस है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर वो बढ़ जाता है, जिस वजह से इसकी फोकल डिस्टेंस बढ़ जाएगी। और ये जब खिंच जाती हैं तो ये जो है सिकुड़ जाता है, उसका लेंस सिकुड़ जाएगा, जिससे रेडियस जो है आपकी छोटी हो जाती है, राइट। तो इस तरह से इसका सही आंसर सी होगा। 36 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए, ये क्वेश्चन आपको मैंने आकांक्षा वाले वीडियो में बताया हुआ है। इसका सही आंसर क्या होता है? एक बच्चे ने बताया भी था और मुझसे गलती भी हो गई थी। सही आंसर क्या हो जाता है इसका बच्चा? 25। मैंने इसका जो है करेक्शन करके वीडियो भी डाला हुआ है, आप नहीं देखे होंगे तो इसको देख लीजिएगा। R/R डैश का मान कितना? ये आकांक्षा का क्वेश्चन है। 37 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं? ये भी आकांक्षा में आया हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, P = VI होता है और V = IR, तो क्या हो जाएगा? I² R भी होता है और I = क्या हो जाएगा? V/I, तो V² R ये भी हो जाएगा। तीनों होते हैं तो इसमें कौन सा नहीं होगा? IR², ये नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 38 नंबर, किसी विद्युत बल्ब का अनुमंतांक जो है दिया हुआ है 220 वोल्ट, यानी कि विभवांतर दिया हुआ है, और ये जो है पावर दी हुई है, ये V दिया हुआ है। तो P = VI होता है। तो यहां से हम I बराबर क्या निकाल लेंगे? P/V, यानी कि पावर कितनी है? पावर है हमारी 100 और बटे में 220, 0 से 0 कट जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 से 11, यानी कि 5/11 एम्पियर, ये आपका I का मान हो गया। अब कह रहा है कि जब 110 वोल्ट पे प्रचालित कर देंगे तो इसके द्वारा अभियुक्त शक्ति यानी P बराबर आपका क्या होगा? जब V बराबर 110 वोल्ट कर दिया जाए, तो हमको पता है कि P = V × I होता है। तो V कितना है? 110, और इंटू में I हमने निकाल लिया हुआ है, सप्लाई कितनी थी?
5/11, तो 11 से ये 10/12 में कट जाएगा, बराबर आ जाता है 50 वॉट शक्ति का मात्रक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 50 वॉट। अब एक बात आपको बता रहे हैं बच्चों, ध्यान देना, जो एनसीईआरटी की क्वेश्चन में एनसीईआरटी की बुक में ये क्वेश्चन है जिसमें इसका आंसर 25 दिया हुआ है। आपको बताना है कि क्या मैंने जो क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है ये सही तरीका है और आंसर इसका 50 वॉट होना चाहिए या 25 वॉट होना चाहिए। ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या मेरा कैलकुलेशन सही है या फिर बुक वाला 25 होगा वो सही है। आगे बढ़ते 39 की मेरे हिसाब से तो सी होना चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन यही आंसर आ रहा है। 39, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई सब ये सब कुछ समान है, श्रेणी आमतौर पर, ये भी क्वेश्चन आपको उसी वीडियो में बताया गया है। इसका सही आंसर होता है 1:4। इसको भी आप वहां से देख लीजिएगा। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत ज्यादा अत्यधिक बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, ऑप्शन सी। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं आपके आकांक्षा एंट्रेंस एग्जाम में। 41, निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो आहार श्रृंखला बच्चों, घास को बकरी खाएगी, बकरी को मानव खाएगा, तो यहां से एक आहार श्रृंखला बन जाती है। आगे बढ़ते हैं 42 नंबर पे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाता है? बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला, ये भी सही बात है। कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट बल्ब पंखे बंद करना, ये भी सही बात है। माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय तुम्हारा विद्यालय तक पैदल, ये भी सही बात है। यानी उपरोक्त सभी जो है ये पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं। तो बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा और ये वीडियो के अलावा अब आपको कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मुझे ऐसी उम्मीद क्या एकदम मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। तो मिलेंगे ऐसे ही कुछ और जबरदस्त वीडियो लेकर के आपके साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।